हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल वंस अगेन। तो आज हम लोग फिर से आपके लिए लेकर आ चुके हैं एएलपी टेक्नीशियन या फिर बीएसएफ के लिए बीएसएफ 2024 के लिए एग्जाम में आने वाले प्रश्न, ठीक है। जिसमें कि मैं साइंस के कुछ क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो कि आपका होने वाला है प्रैक्टिस सेट 20। इससे पहले हम लोगों ने जो है 19 प्रैक्टिस सेट कर लिए हैं, जिसका लिंक जो है जिसके प्लेलिस्ट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वहाँ से आप उस प्लेलिस्ट के थ्रू और सारे प्रैक्टिस सेट को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें जो क्वेश्चन होने वाले हैं बिल्कुल ही परीक्षा पर आधारित होने वाले हैं, क्योंकि इसमें पीवाईक्यूज ही ऐड किए गए हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेकिन स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल एक छोटा सा भी, आपको भी पता है नंबर ऑफ सब्सक्राइबर दिख ही रहा है आपको भी, कि अभी एक बहुत ही छोटा सा चैनल है। अगर आप सब्सक्राइब कर देते हैं तो आपका इसमें जरा सा भी लॉस नहीं है, ठीक है ना। आपका तो लॉस है नहीं, क्योंकि आप अगर सब्सक्राइब करते हैं तो ऐसा नहीं है कि आपको सब्सक्राइब करने का पैसा लग रहा है। तो एक बार सब्सक्राइब कर दो यार, छोटा भाई समझ के, बड़ा भाई समझ के, जो भी समझना है समझ लो, बस सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। और लाइक कर देना वीडियो को, ठीक है। इससे क्या होता है ना, लाइक करने से थोड़ा सा वीडियो का इंगेजमेंट बढ़ जाता है और लोगों को ये वीडियो दिखता है, ठीक है। तो आप एक बार लाइक कर देना। चलिए स्टार्ट करते हैं। उम्मीद है आपने कर दिया होगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या है, डैश का प्रयोग कारों में पेट्रोल के साथ ईंधन के रूप में किया जाता है। अच्छा, आपको अगर ये पता हो, याद हो, तो ये क्वेश्चन पहले भी था। मैं इसलिए एक दो क्वेश्चन को रिपीट करता हूँ शुरुआत के, क्योंकि बस आपका रिवीजन करने के लिए, कि आपको देखते हैं कितना याद रहता है नहीं रहता है, इसलिए मैं एक दो क्वेश्चन पीछे का लेके आता हूँ जो कि पिछले प्रैक्टिस सेट का होता है, ठीक है। इसीलिए लेकर आता हूँ। बाकी चलिए देखते हैं कि पहला क्या है, कि डैश का प्रयोग कारों में पेट्रोल के साथ ईंधन के रूप में किया जाता है। तो कारों में जो है पेट्रोल के साथ ईंधन के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? बेंजीन, एथेनॉल, ब्यूटेन, अल्कोहल। अब जिसने पहले प्रैक्टिस सेट देखा होगा, यानी प्रैक्टिस सेट नंबर ये 20 है, तो अगर प्रैक्टिस सेट नंबर 19 अगर देखा होगा तो उसका आंसर आप लोग आराम से कर सकते हैं। इसका आंसर क्या होने वाला है? इसका आंसर एथेनॉल होने वाला है, ठीक है। एथेनॉल का जो प्रयोग है कारों में पेट्रोल के साथ ईंधन के रूप में किया जाता है। चलिए अगला है आपका, जब पीएच मान 7 से 14 की ओर बढ़ता है तो यह क्या दर्शाता है? जब पीएच का मान 7 से 14 की ओर बढ़ता है तो क्या दर्शाता है ये? ऑप्शन ए है आपका हाइड्रोजन प्लस यानी H प्लस आयन की सांद्रता यानी कंसंट्रेशन में कमी, OH माइनस की आयन की सांद्रता में वृद्धि, H प्लस आयन की सांद्रता में वृद्धि, या OH माइनस आयन की सांद्रता में कमी। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर अगेन आपका बी नंबर होने वाला है, OH माइनस आयन की सांद्रता में। देखो होता क्या है कि 1 से 7 तक आपका, सॉरी, हाँ 1 से 7 वैसे ये होता है आपका क्या बोलते हैं, एसिडिक नेचर। और एसिडिक नेचर क्या होता है? जो कि H प्लस आयन दे, है ना। और आपका 7 से 14 होता है, ये आपका होता है बेसिक नेचर, बेसिक नेचर का। और बेसिक किसको बोलते हैं? बेस किसको बोलते हैं? जो ओ एच माइनस आयन दे, इसको बेस बोलते हैं। और ये जो मैं इस 7 या 7 से 14 लिख रहा हूँ, ये है पी एच, जिसको कि पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन बोलते हैं, ठीक है। अगला है आपका गंडमाला, जिसको गोइट्रे बोलते हैं। किसके कारण होती है? किसके कमी के कारण गोइट्रे होती है? सोडियम, कैल्शियम, आयरन या आयोडीन? इसका आंसर आई थिंक बच्चों को पता होगा कि इसका आंसर आपका आयोडीन होने वाला है। आयोडीन की कमी से गोइटर रोग होता है। चलिए फोर्थ क्वेश्चन है आपका, आसमान की ओर फेंका गया पत्थर पृथ्वी की ओर वापस क्यों आता है? होता है ना, यहाँ पे अगर ये अपना अर्थ है, तो यहाँ से एक पत्थर अगर फेंक रहा हूँ तो ये ऊपर ऊपर गया, फिर ये नीचे आ जाता है। तो ये नीचे क्यों आता है? ये नीचे आता है, नीचे की ओर लगने वाला बल, सॉरी, लगने वाला दाब इसे पृथ्वी की ओर खींचता है, या केंद्र अभिमुखी बल जो इसे पृथ्वी की ओर खींचता है, या वस्तु द्वारा किया गया कार्य इसे पृथ्वी की ओर खींचता है, या फिर एक बल होता है जिसे जो इसे भूमि की ओर खींचता है, और उस बल को क्या बोलते हैं? उस बल को ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स यानी गुरुत्वाकर्षण बल बोलते हैं। और यही होता है इसका आंसर, जो कि सेब गिरने वाला आपने सुना होगा, एकदम सेब पेड़ से सेब नीचे गिरता था, तो ये गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही होता है। चलिए अगला है आपका दांत क्षय यानी कि टूथ डीके, इसको इंग्लिश में बोलते हैं टूथ डीके। दांत क्षय तब शुरू होता है जब मुंह का पीएच होता है। टूथ डीके कब होगा? जब 8 से 9 के बीच होगा, यानी कि बेसिक होगा नेचर, बेसिक इन नेचर, और 5.5 से 6.5 के बीच होगा, या 5.5 से भी कम होगा,
या फिर 6.5 एंड 7.8 के बीच होगा। इसको हम लोग बेसिक बोलेंगे। इसको आपको क्या बोलेंगे, स्लाइटली एसिडिक बोलते हैं। ये 5 से कम थोड़ा हाईली एसिडिक होता है। तो बेसिकली होता क्या है कि जब आपका टूथ डिके होने लगता है, कब, जब आपके टूथ का मतलब आपके माउथ का पीएच वैल्यू 5.5 से कम होने लगता है। जब लेस देन 5.5 होने लगता है तो आपका टूथ डिके होना स्टार्ट हो जाता है। अगला देखते हैं आपका, निम्नलिखित में से तत्वों का कौन सा वर्गीकरण परमाणु संख्या पर आधारित है। परमाणु संख्या मीन्स एटॉमिक नंबर पर पूछ रहा है। कौन सा पीरियोडिक टेबल जो है आपका एटॉमिक नंबर पर बेस्ड है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल यानी आधुनिक आवर्त सारणी, या मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल, या डेबेनियर का पृथ्वी कैसे, या फिर न्यूटन का अष्टक। तो आपको पता होगा एमपीटी यानी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है ये आपका एटॉमिक नंबर पर बेस्ड है। तो इसका आंसर आपका 6 का ए हो जाएगा। अगला देखते हैं, कौन सा ऊतक पौधों के प्रकाश संश्लेषण हिस्सों में सामग्री के परिवहन में मदद करता है। तो आपको पता होगा कि पेड़ में तो दो ही होता है, एक होता है आपका जाइलम, एक होता है फ्लोएम। ये दोनों होता है। तो बाकी ये सब तो यहाँ पे आपका ये सब तो बिना फालतू का बात है। तो देखो, दो ऑप्शन आपका एलिमिनेट हो गया, एक फ्लोएम बचा, एक जाइलम बचा। तो पूछ रहा है प्रकाश संश्लेषण के हिस्सों में सामग्री के परिवहन में कौन मदद करता है। तो इसका आंसर होगा फ्लोएम। ठीक है। एक कार उच्च गति से चल रही है, यह किस ऊर्जा से युक्त होती है। मतलब एक कार स्पीड से चल रहा है तो इसमें कौन सा ऊर्जा होगा, गुरुत्वाकर्षण, घर्षण, स्थितिज ऊर्जा या गति ऊर्जा। तो देखो ये गुरुत्वाकर्षण और घर्षण ये दोनों तो बल है ना। तो ये तो ऐसे एलिमेंट हो गया। यहाँ पूछा ये कि कौन सा ऊर्जा युक्त होती है। दो बच गया, स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा। तो देखो कार चल रहा है, स्थितिज ऊर्जा किसमें होती है, इसको बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं इसको इंग्लिश में। और इसका फॉर्मूला होता है U बराबर mgh। ये होता है जब कोई चीज खिंचा हुआ रहता है, जैसे कि एक तीर है ना, एक खिंचा हुआ तीर में रहेगा, या फिर एक रबर का बॉल है, इसको एकदम पूरा दबा दिए हैं, इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी होता है। ठीक है, मतलब से अब ऐसा समझ लो, कोई ऐसा ऑब्जेक्ट जिसको कि छोड़ देंगे ना तो वो बड़ा, मतलब छोड़ देंगे तो वो बड़ा हो जाएगा, ऐसे कुछ उसको उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी होता है। और जो चीज चल रहा है, जो पहले मोशन में है, उसके अंदर गतिज ऊर्जा होती है, देखो काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। और इसका फॉर्मूला होता है के बराबर हाफ एम वी स्क्वायर, वेयर एम इज मास एंड वी इज वेलोसिटी। यहाँ पे एम इज मास, जी इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड एस फॉर हाइट। देखो सोल्डर मिश्र धातु है, कॉपर एंड जिंक का, निकेल कॉपर एंड जिंक का, कॉपर एंड टीन का, या लेड और टीन का। तो सोल्डर जो है ये मिश्र धातु है आपका, ये लेड और टीन का। ठीक है। एक पौधों के बीच में आगामी पौधा डैश रूप में होता है। एक पौधा है, एक पौधा का अगर बीज है, ठीक है, एक पौधा का बीज है तो उसमें जो दूसरा पौधा आएगा वो किस रूप में होता है, वर्तिकाग्र, बीजांड, अंडाशय या भ्रूण। इसका आंसर आपका भ्रूण हो जाएगा शायद। हाँ हाँ, इसका आंसर यही वाला भ्रूण। ठीक है, 10 का डी। विटकर द्वारा प्रतिपादित 5 किंगडम क्वालिफिकेशन में निम्न में से कौन सा समूह शामिल नहीं है। मतलब विटकर ने जो 5 किंगडम क्वालिफिकेशन किया था उसमें से कौन सा एक नहीं है, एनिमिलिया, प्रोटिस्टा, फंगाई या प्रोटोजोआ। तो देखो विटकर ने जो 5 किंगडम का 5 क्लासिफिकेशन किया था, जिसमें से एनिमिलिया था, प्रोटिस्टा भी है, फंगाई है, लेकिन प्रोटोजोआ उसमें से नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा 11 का डी, प्रोटोजोआ इसका आंसर है। अगला देखते हैं, अगला है किसी वस्तु के मुक्त रूप से गिरने के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा इसके रास्ते में किसी एक बिंदु पर रह जाती है, ऐसा कुछ लिखा हुआ है। यांत्रिक ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा या रासायनिक ऊर्जा। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा आपका गति ऊर्जा। अगेन देखो कोई भी चीज गिर रहा है ना, मैंने क्या बोला कि जो अगर कोई चीज मोशन में है तो उसमें काइनेटिक एनर्जी ही होगा। और कोई चीज ऐसे मोशन में नहीं है, स्टेबल है, मतलब एकदम स्टेबल नहीं कर सकता, मतलब जिसके अंदर एनर्जी हम लोग लगा दिए, ठीक है, मतलब अपने बाहर से उसके अंदर एनर्जी लगा दिया, लेकिन अभी वो रिएक्ट नहीं कर रहा है, लेकिन जैसे हम लोग उसको छोड़ेंगे तो वो एनर्जी निकलेगा, उसको स्थिति ऊर्जा बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी। परमाणु संलयन प्रतिक्रिया स्वचालित रूप से होती है किसमें, परमाणु संलयन जो प्रतिक्रिया होती है वो स्वचालित रूप से कहाँ होती है, ऑटोमेटिक कहाँ होती रहती है, सूर्य में, परमाणु रिएक्टर में, सागर की लहरों में, या धरती के क्रोड मैनन में। तो सन में जो परमाणु संलयन होते रहता है। प्रजनन की प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न होने वाली भिन्नताएं डैश हो सकती है, वंशानुगत,
परिवर्तित, संशोधित या कम। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा वंशागत। ठीक है, सॉरी 14 का ए। प्रजनन प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न होने वाली भिन्नताएं वंशागत हो सकती है, वंशानुगत हो सकती है, ऐसा कुछ नहीं। चलिए लास्ट क्वेश्चन है आपका, अमोनिया में नाइट्रोजन की संयोजकता कितनी है? अमोनिया में नाइट्रोजन की संयोजकता कितनी है? 1, 3, 4 या 2? इसका आंसर होगा अमोनिया के फॉर्मूला में NH3। ये बनता कैसे है आई होप सबको पता होगा। इसकी वैलेंसी 1, इसकी वैलेंसी 3, दोनों इंटरचेंज कर जाता है तभी बनता है NH3। तो इसका आंसर क्या होगा? ये वाला होगा। चलिए आप लोग बताइए, अब आपने 15 में से कितना स्कोर किया? और अगर आपको सेशन पसंद आया हो तो इस वीडियो को, इस क्या बोलेंगे, वीडियो को बोलेंगे प्रैक्टिस सेट को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और बहुत ज़्यादा पसंद आ गया तो इसको शेयर कर दीजिए। हालांकि मुझे पता है लाइक कोई नहीं करता, शेयर क्या ही करेगा। खैर चलिए, मेरा कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर करना है तो कर दीजिए, नहीं तो चलता है। बाकी आप लोग बताइएगा कमेंट करके कि 15 में से आपका क्या स्कोर रहा। मिलते हैं आपके नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, पढ़ते रहिए।